अस्सलाम वालेकुम। मैं उसवेल खान अपना यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, मुल्क में सियासी जो टेम्परेचर है वो एक महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब तो तहरीक अदम एतमाद जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो कौमी असम्बली में अपोजिशन ने पेश की गई थी, उसमें अब बहुत शिद्दत आ गई है और बहुत ज़्यादा जो है अब हुकूमती अराकीन, हुकूमती MNAs वो सिंध हाउस में उन्होंने जो है बसेरा डाल दिया है और अब बाकायदा अब तो उनके PTI के MNAs ने जो अब मीडिया को भी ऐलान कर दिया कि वो हुकूमत के खिलाफ है और अब तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई। लेकिन इसके साथ ही साथ हुकूमत जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी एक सदारती रेफरेंस फाइल करने जा रही है इस हवाले से, और इस पर जो है हुकूमत की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेना चाहती है। जो आर्टिकल 63A है, जो डिफेक्शन क्लाज है आइन में, जब कोई मेंबर अपनी पार्टी से बगावत करता है तो उसके हवाले से वो है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के शाखावर साहब मौजूद हैं, तो शाखावर साहब से इस पर हम तफसील से बात करेंगे। शाखावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। यू वेलकम। शाखावर साहब, अब हुकूमत जो है, अब बल्कि अब लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब पहला कार्ड जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब हुकूमत जो है वो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दायर करनी जा रही है कि ये जो MNAs हैं PTI के, जो जिन्होंने बगावत कर दी और बाकायदा उन्होंने मीडिया को कह दिया कि हम वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद जो है हम देंगे और अपोजिशन के साथ होंगे, तो अब इनको कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत जो ये पिटीशन दायर करी है सदारती रेफरेंस, इसके हवाले से सर आप बताइएगा कि अब इसका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा फैसला दे सकती है? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 186 के तहत अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर सकती है, वो भी उस सूरत में कि जब सदर मुमलिकत किसी भी वक्त ये अगर महसूस करते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसका ताल्लुक मुफाद आमा से है और उसके बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय तलब करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं किसी वक्त भी। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, जब ऐसी राय के लिए रेफरेंस आ जाए सदारती, तो उस पर उन पर बाइंडिंग होता है कि वो उसको जो है गौर व खौस करने के पास उसका जवाब जो है वो सदर मुमलिकत को दे दें। तो जहाँ तक आर्टिकल 63A के बारे में ओपिनियन का ताल्लुक है, जिसमें हुकूमत का ख्याल ये है कि ऐसी सूरत में कि जब कुछ अरकान जो अपने एक्शन से या अपने बयानात से ये तासुर दे रहे हैं कि वो हुकूमती जो है वो जो डिसीजन है उस पर अमल नहीं करेंगे, और जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और उसमें अगर उनको कहा जाएगा कि आपने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उस इजलास में शिरकत नहीं करनी, तो अगर वो जाएंगे या अपनी इंटेंशन शो करेंगे तो क्या आप पहले आर्टिकल 63A उन पे इन्वोक कर सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ये हुकूमत सोच रही है कि प्रेसिडेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दे। तो जहाँ तक आर्टिकल 63A का ताल्लुक है, अगर आप भी उसकी बेयर रीडिंग करें तो वो एक तादीबी कार्रवाई है। ये कार्रवाई तब ही हो सकती है कि जब कोई मेंबर कौमी असम्बली डिफेक्ट करेगा, फ्लोर क्रॉस करेगा। तो अगर एक बंदे ने अभी तक फ्लोर क्रॉस नहीं किया तो मेरी दानिश में ये ऐसा जो रेफरेंस जाएगा भी तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में आइन की रूट से हटकर कैसे ओपिनियन दे सकती है। और दूसरी चीज ये है कि आर्टिकल 95 जो है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन जो है आइन में मौजूद है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि अगर आप आम तौर पे देखें तो वजीर आजम तो उस वक्त तक वजीर आजम रहता है कि जब वो नेशनल असम्बली में मेजॉरिटी जो है वो होल्ड रखता हो। तो एक वजीर आजम के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी तो जाहिर है उसका इन्हिसार तो उन लोगों पे होगा जो हुकूमती हलकों में है, या वो हुकूमती पार्टी के अरकान है या वो इत्तेहादी हैं। तो अब वो उन्हीं की वोट से या उन्हीं के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ही तो वजीर आजम जा सकता है ना। तो लेकिन उसके ऊपर फिर उनके ऊपर जो एक तलवार लटकाई गई है वो ये है कि अगर वो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन का साथ देते हैं तो फिर जो पार्टी हेड है वो उनको पहले शो कॉज नोटिस देगा
اگر اس سیٹسفائڈ نہیں ہوگا تو پھر اس کو وہ ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ اس نے ڈیفیکشن کیا ہے اور اس کو نان سیٹ کیا جائے، اور اس کی اطلاع وہ پریزائڈنگ آفیسر آف دی، جو کہ اس صورت میں اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی ہے، اس کو دے گا، اور پھر اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی 2 دن کے اندر اندر اس کو چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا، چیف الیکشن کمشنر اس کو 30 دن کے اندر اندر کمیشن کے سامنے رکھے گا، اور اگر وہ کنفرم کر دیں گے کہ واقعی یہ جو ڈکلریشن پارٹی ہیڈ نے دیا ہے تو پھر وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا ایز ممبر نیشنل اسمبلی۔ تو اس کی اگر آپ عمومی طور پہ اگر اس کی آپ مطالعہ کریں، وہ تو اسی صورت میں ہے کہ جب کوئی ڈیفیکٹ کرے گا تو اس پہ آرٹیکل 63A بطور سزا جو ہے اس پہ نافذ ہوگا۔ تو شخاور صاحب، اب جو انہوں نے کھلا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے میڈیا کو کہہ دیا ہے، تو اس پر اب سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں یہ آرٹیکل 186 کے تحت جو ریفرنس پریزیڈنشل جائے گا، وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو کاروائی ہے وہ تو نہیں رک سکتی، کیونکہ اس میں تو ایک واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب موو ہو جائے گی تو وہ 3 دن سے پہلے اور 7 دن سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے کوشچن کیا کہ ان کے کچھ اراکین اسمبلی نے تو مطلب کہ اوپنلی ایک بغاوت کا اعلان کر دیا، تو ان پہ یہ آرٹیکل 63A کیوں نہیں لاگو ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 63A کو دیکھیں گے تو اس میں ڈیفیکشن کن صورتوں میں لگ سکتی ہے کہ جب پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، پارلیمانی پارٹی نے، تو وہ 4 صورتوں میں وہ باؤنڈ ہے اس پہ عمل کرنے کا۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر ڈیفیکشن کلاز لگے گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی اپنی پارٹی کو بدل کے کسی اور پارٹی کو جوائن کر لے۔ وہ کیسے کرے گا کہ وہ باقاعدہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایک تحریر لکھ کے دے گا کہ میں یہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہوں، تو اس کے بعد جو پارٹی ہیڈ ہے، لیڈر آف دی پارٹی، وہ اس کے خلاف آرٹیکل 63A استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے، سر یہ آپ نے سوری یہ آپ نے پہلے سوال میں یہ آپ نے کہہ دیا نا، آپ میری بات سن لیں نا۔ جی، اب بات یہ ہے کہ جو دوسری صورت ہے وہ ہے کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے حق میں ووٹ دینا یا ابسٹین کرنا پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ، تب 63A انووک ہوگی۔ تیسری یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر، اگر وہ بھی ایک کوئی منحرف ہوگا تو اس کے خلاف بھی وہ تب ہوگی کہ جب وہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حصہ لے لے گا، ووٹ ڈال دے گا۔ چوتھی صورت جو ہے وہ منی بل میں پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ اگر ووٹ دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو منحرف جنہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر یہ کہہ دیا کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، تو ان کی یہ کہنے سے جب تک کہ وہ اسپیکر کو لکھ نہ دیں کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پارٹی میں ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے تو ہم پہ آرٹیکل 63A لاگو ہو جائے گی، تو وہ تو یہ کانسیکوینس قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ اگر آپ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کر کے یہ بھی فیصلہ کر دیں کہ کوئی نیشنل اسمبلی کا ان کا ممبر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں جائے گا، نیشنل اسمبلی میں اس سیشن میں نہیں جائے گا، تو وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پروویژن تب ہی انووک ہوگی کہ جب وہ ڈیفیکشن والا جرم کا ارتکاب کریں گے، تو پھر آرٹیکل 63A کے تحت جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے وہ پھر ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، نان جو ہے وہ اس کو اپنی نشست سے محروم بنا پائے۔ اچھا، جو ابھی فیصل واڈا والے کیس میں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا ہے، تو شاخاور صاحب یہ ذرا بتائیے گا، اور چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہے جسٹس عمر بندیال، ان کی 2018 کی ایک ججمنٹ بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب بہت سے پارلیمنٹیرینز کی ڈگریاں بوگس ہوئی تھی تو اس میں ایک ججمنٹ آئی ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو نااہلی ہے وہ لائف ٹائم ہونی چاہیے۔ یہ جسٹس عمر بندیال کی ججمنٹ ہے۔ لیٹ سپوز اگر یہ
दोनों सूरतों में अगर ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ गया और ये इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, सिंपल डिस्क्वालीफाई, तो फिर भी पीटीआई को फायदा है, क्योंकि ये लोग अगले इलेक्शन में तो ये फिर वोट नहीं डाल सकेंगे या इस पे कोई असर पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, अगर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होता है तो फिर भी तो ये इमरान खान जो है, वजीर आजम इमरान खान साहब जो है, वो इनसे इंतकाम ले सकते हैं। ये जो जिन लोगों ने बगावत की है और जो बाकायदा हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने एक वाइट पेपर जारी कर दिया और मीडिया से बात की है। देखिए सुहेल खान, बात ये है कि हमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 देखें तो उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जो आर्टिकल 63A का अमल करेगा और उस पर डिस्क्वालीफाई होगा तो वो नाअहल हो जाएगा उम्र भर के लिए। ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। ये जो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई है, ये उसी सेशन के या उसी टेन्योर के दौरान जिसमें उन्होंने डिफेक्शन की है। और अगर मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि अगर कोई डिफेक्ट करता है और जो प्राइम मिनिस्टर, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पार्टी हेड भी हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर लेते हैं, लेकिन वो फिर बाय इलेक्शंस में किसी और पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। उसमें कोई ऐसी कदगन नहीं है। ये आर्टिकल 63A के तहत जो कि सजा याफ्ता आप कह लें हो जाएगा, क्योंकि उसको सीट से जो है वो महरूम होना पड़ेगा, तो वो वन टाइम है। उसके बाद वो उसी बाय इलेक्शन में किसी और पार्टी के टिकट से या बतौर आजाद उम्मीदवार फिर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर डिस्क्वालिफिकेशन इनकी हो गई तो ये तो फिर सिर्फ इसी के लिए होगा, इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए होगा, या जो आइंदा जो इलेक्शन हो रहा है, कोई भी बाय इलेक्शन हो, उसी का ही बाय इलेक्शन जिसके नतीजे में आर्टिकल 63A के तहत उसकी नशिस्त अगर खाली हुई है तो वो बतौर आजाद उम्मीदवार भी और किसी और पार्टी के टिकट से बिल्कुल कंटेस्ट कर सकता है उसमें। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। तो जी नाज़रीन, देख ली आपने हमारी गुफ्तगू, और अब देखना ये होगा कि जो सदारती रेफरेंस जो फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 63A की किस तरह तशरीह करती है और फिर हुकूमत को फिर क्या ओपिनियन देती है इस हवाले से। और ये जो डिस्ग्रंटल्ड जो मुनहरिफ हुए MNAs सारे, इनका क्या होगा, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इजलास स्पीकर कौमी असम्बली कब बुलाएगा, तो अब ये वक्त बताएगा। लेकिन हालात जो है, पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और अभी एक अनसर्टन सी सिचुएशन है। अभी सिचुएशन वाज़ेह नहीं है कि आया वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और नाकाम हो जाएगी। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। शाह खावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।